आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का मतलब ये है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य गीत, राज्य वाद्य यंत्र, राज्य लोक नृत्य, मतलब सारी बातें, राज्य नृत्य वगैरह सारा है ना, वो सारे पढ़ेंगे। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपने जो प्रश्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य पशु, राज्य पशु के बारे में। सबसे पहला अपना जो पॉइंट है वो क्या है, बोलो, राज्य पशु। और आपको पता है राजस्थान का राज्य पशु बोलो कौन सा? चिंकारा। चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। गुरुजी अब बताओ चिंकारों के प्रश्न आज के। चिंकारे से प्रश्न ये आएगा चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला, पहला तो। दूसरा प्रश्न आएगा कि ये जो चिंकारा है इस चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो ये दो प्रश्न पहले याद करते हैं, सुनना ध्यान से मेरे भाई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चिंकारा को दर्जा कब मिला, देखो जानवरों की कभी बात आए तो इसको जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? 1981 में। इसका जो वैज्ञानिक नाम है चिंकारे का वो है गजेला। गजेला क्या नाम है? गजेला। गजेला। चिंकारा राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला। गजेला। ये जो चिंकारा होता है यह हिरण के समान होता है। किसके समान होता है? हिरण के समान। हिरण के समान होता है, हिरण के समान होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि चिंकारा जो है इसे यह एंटीलोप प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि गंगानगर जिले का शुभंकर, अरे वाह क्या नाम आ गया सुबह सुबह, गंगानगर जिले का शुभंकर भी किसे माना जाता है? चिंकारा को। अपना जो गंगानगर जिला है इसका शुभंकर जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? चिंकारा। गंगानगर को प्राचीन नाम क्यों है? रामनगर। पहले रामू की ढाणी भी कहा करते थे इसे। चिंकारा को दर्जा कब मिला? वैज्ञानिक के नाम गजेला। गजेला ये हिरण के समान होता है और यह एंटीलोप प्रजाति का है जो गंगानगर जिले का क्या कहा जाता है? शुभंकर। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जीव पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो नील गाय का नाम सुना है? राजस्थान में बहुत है नील गाय, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक जो पाया जाता है वो क्या पाए जाते हैं? नील गाय। तो बस सिंपल सी बात है। अगर आप कहोगे गुरुजी राज्य पशु हमने ऊंट भी पढ़ा है, पहले इतना लिखो फिर ऊंट का बताता हूं। इतने मैं चाय पी लेता हूं, ठंडी होगी। उतार लो, चाय पियोगे भाई? वक्त ने छीन ली चेहरे की चमक, वरना हम वैसे नहीं थे जैसे हुआ करते थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लड़कियों को तो बड़ा है छोरी मेरा, आप देख देखे कई इतना सुंदर, हमसे सुंदर कैसे होगी गुरुजी? यही रहूंगा। राम तेरे से भी पता क्यों नहीं बोलते? तो मेरे ला डोल गई है यानी सुंदर है मतलब। अब देखो हुआ कि राज्य पशु ऊंट भी है, वो प्रश्न कैसे आ सकता है देखना। ऊंट वाला तो लिखेंगे नोट। इसे आप छोटा हिरण भी कह सकते हो रे, क्या कह सकते हो? छोटा हिरण। नोट 2014 में पालतू पशु यानी राज्य का, या लिख लेना, राज्य का पालतू पशु का जो दर्जा दिया गया वो किसे दिया गया? बस ये मेन बात याद है। तो वो आप बोलोगे गुरुजी वो किसे दिया गया? ऊंट को। किसे दिया गया?
चलो अब देखो ऊँट से क्या क्या फैक्ट आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो अपने जान लेते हैं भाई लोगों। ठीक है, ऊँट की अगर बात करें तो ऊँट, पहले तो ये देखो कि सर्वाधिक कहाँ पर है। तो राजस्थान में ऊँट बोलो सर्वाधिक कहाँ? अरे रेगिस्तान, बीकानेर में, तो बीकानेर जैसलमेर वगैरह के अंदर ऊँट पाए जाते हैं। अगर आप प्रश्न ये पूछो कि गुरुजी सबसे न्यूनतम ऊँट कहाँ, न्यूनतम कहाँ है? प्रतापगढ़। इधर जैसलमेर भी लिख लेना, जैसलमेर में भी अधिक ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऊँट महोत्सव, ऊँट महोत्सव कब कहाँ का फेमस है? तो ऊँट महोत्सव कहाँ का है? ठीक है भाई, ये भी बात आपको याद होगी। राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लेकर कौन आए? तो प्रश्न ये बनेगा ऊँटों के देवता। तो ऊँटों के देवता माना जाता है पाबू जी। पाबू जी को राजस्थान में किसके देवता माना जाता है? ऊँटों के। अरे ऊँटों के देवता का प्रश्न आया तो ऊँटों की देवी का भी आ सकता है। ऊँटों की माता जो मानी जाती है वो अंता माता को माना जाता है। और याद ये रखना, पाबू जी का मंदिर कोल्लूमंड में है। कोल्लूमंड कहाँ है? कोल्लूमंड है फलोदी जोधपुर के अंदर। और अंता माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर में। याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी एक प्रश्न हो रहा था बरसात के देवता और बरसात की देवी से। बरसात के देवता मामदेव और बरसात की देवी रूपादेव, जिसका मंदिर कहाँ है? रूपादेव किसकी पत्नी थी? मल्लीनाथ की। तो मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तो अब इसके बाद देखो ऊँट पालक जाति, ऊँट पालक जाति रायका या रेवारी, रायका या रेवारी। ऊँट पालक जाति पूछे तो कौन सी है? रायका या। एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था, ऊँट के एक आभूषण पहना जाता है, बोलो कौन सा आभूषण है? गौरबंद। गौरबंद आभूषण जो है वो किसके पहना जाता है? अब लड़कियां लड़ाई मत करना, मारला भाषण ऊँट न बराबर है ना, ऐसे मत कहना। चलो उसके बाद ऊँट के एक रोग होता है, ऊँट के जो रोग होता है उसका नाम क्या है? सर्रा। सर्रा नामक जो रोग होता है वो किसके होता है? ऊँट के। किसके होता है? ऊँट के। एक महल था मुबारक महल, कल कराया था ना टोंक में, जहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती थी। 2014 में वो ऊँट की बलि क्या कर दी है? बंद कर दी है, उस पर रोक लगी है। तो ये ऊँट के फैक्ट इतने याद रखने हैं तुम्हें। और ऊँट की नस्लें काफ़ी होती है, बीकानेरी, गोमट, नाचना, जैसलमेरी, है ना, बीकानेरी। तो वो क्या है अलग टॉपिक में पढ़ लेंगे, अभी एक बार इतना याद रखना। अच्छा एक से एक लास्ट चीज और याद करना, उस्ता कला। उस्ता कला का मतलब क्या है? ऊँट के बालों के ऊपर चित्रांकन करना ही क्या है? उस्ता कला। उस्ता कला राजस्थान में कौन से जिले की फेमस है? बीका। और एक प्रश्न और, अच्छा ऊँट हमारे राजस्थान में आए थे, ऊँट लाए कहाँ गए? लाए कहाँ से थे? पाबू जी लेके आया था ना राजस्थान में ऊँट। सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया था? ये लेके आए थे सिंध प्रांत, पाकिस्तान से ऊँट लाए थे। ठीक है, ये सिंपल है, ये लिख लो इतना। क्या हुआ? कल पूछा था मैंने, क्या? बोगली, हाँ तो उंगली का कहा था मैंने। अच्छा एक बोल लोगे पैर की उंगली का? अच्छा पता करने के लिए कहा था क्या? मैं बताया को नहीं था ना वो। बोगली पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बोगली। क्या बोला? मोगली नहीं बोगली। तुमने क्या सुना? चलो इतना हो गया क्या? मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, कुछ बोलूँ ना, लेकिन फिर तुम बातें ऐसी करते हो, कुछ बोलने का मन करता है। मैं आगे चलूँ। अब राज्य पशु पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे राज्य पक्षी। क्या पढ़ेंगे? राज्य पक्षी। आज कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक, टेंशन मत लेना तुम, मुझे टेंशन भी है कौन लिया। चलो अच्छी बात है। बोलो राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। फिर वही बात, गोडावन को दर्जा क्या मिला? मैंने कहा जानवरों को दर्जा एक टाइम ही मिलेगा। कब मिलेगा? 1981 में। देखो इसका वैज्ञानिक नाम कैसे याद करें, एग्जाम में ना भूलें, वो तरीके बता दो गुरुजी।
देखो गै ना, गै वाली लाइन का ही अक्षर है कै, क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स। बोलो, ये याद रखना, प्रश्न आ जाता है भाई एग्जाम में कि राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स। अब इसके पढ़ेंगे अपने उपनाम। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? लेकिन रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज आके एक मिनट चुप चुप चुप, क्यों क्यों? हाँ ये तीसरी क्लास में बोल गई उठ, तो आज तो फिर भी तीसरी बीए में ओडी है। इसको ऊँट का क्या, रेगिस्तान का कहते हैं? लेकिन रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं? बकरी को। रेगिस्तान का ऊँट ना कर दियो, फ्रिज का मतलब क्या है? फ्रिज, फ्रिज नहीं है, बकरी है। फ्रिज क्यों किया कि जद काटा धार मारा और दूध को बाल्टी रखे चाव उबाल ले, है को नहीं, तो वो इसलिए मतलब दूध खराब नहीं होता बकरी, वो चीज़ है, सदाबहार है। उपनाम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका उपनाम एक है गुरुजी, क्या? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? राज्य पक्षी गोडावन को। उड़ने वाले पक्षी में अधिक वजन वाला वे किसे माना जाता है? गोडावन को। वाले पक्षी में इसका वजन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, अधिक वजन वाला पक्षी। एक तो ये प्रश्न याद रखना, बिल्कुल रख लेंगे गुरुजी। एक तो ये बात होगी, एक ये याद होगी, एक ये याद होगी। तीसरा, शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी के नाम से किसे जाना जाता है? और ध्यान देख के यहाँ भाग जाओ, थे इसके सामने आ जाओगी तो मतलब इतना शर्मिला है। अरे डरपोक अलग होता है, डरपोक का भागना अलग होता है और शर्मिलापन का भागना भी अलग होता है, ठीक है। तो शर्मिला, हुकना, हुकना पक्षी, सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है बोलो? गोडावन। हाँ, माल मोरडी और गुराइन, दो नाम और याद रखना। और माल मोरडी, माल मोरडी। तो ये सारे इस राज्य पक्षी गोडावन के क्या है? उपनाम। अच्छा, उपनाम से आप ये बात याद रखो, राज्य पक्षी गोडावन को दर्जा कब मिला? 1981। ऊँट को दर्जा कब मिला? ऊँट सर्वाधिक, न्यूनतम प्रतापगढ़। वैज्ञानिक के नाम क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स। उपनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उड़ने वाले पक्षी में अधिक वजन वाला, शर्मिला पक्षी, उकना पक्षी, सोहन चिड़िया, गुराइन, माल मोरडी। बोलो इतनी बात याद हुई? अच्छा, अब दो प्रश्न बढ़ेंगे। गोडावन अपने अंडे कहाँ देता है? गोडावन अंडे देता है भाई, और ये जो अपने अंडे है वो देता है सेवन घास में, सेवन घास। सेवन घास राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो ये पक्षी भी सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे? इसलिए सेवन घास को बोला जाता है गोडावन की प्रजनन स्थली। प्रजनन का मतलब होता है जहाँ अपने अंडे वगैरह दे। गोडावन की प्रजनन स्थली किसको कहते हैं? सेवन घास को। अगर आपसे प्रश्न पूछे गोडावन की शरण स्थली, तो वो आप करना एग्जाम में क्या करोगे बोलो? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? अब देखो नाम तो इसके आगे लगा है राष्ट्रीय मरु, राष्ट्रीय, लेकिन ये राष्ट्र स्तर का उद्यान नहीं है, 3 ही है भारत में राष्ट्र स्तर की। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है? 2 जिलों में है। एक जिले का नाम है जैसलमेर और दूसरे जिले का नाम है बाड़मेर। ये यूपीएससी प्री में आया हुआ है 2017 में। यूपीएससी प्री 2017 में प्रश्न देखो कहाँ से उठाया है उन्होंने कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों में फैला है? तो कितने जिलों में? 2। वो जिले दिए हुए थे उसमें कि असत्य सत्य वालों में से था प्रश्न।
तो जैसलमेर और बाड़मेर में। और याद रखना इसका क्षेत्रफल है 31 दूनी कितना हुआ है 62 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब पता क्या है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? चलो अगर यहाँ प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य किसको है, सर इसका अलवर के अंदर है ना। तो ये सिंपल सी बात याद हुई। गोडावण अपने अंडे कहाँ देता है? सेवन घास में, इसलिए प्रजनन स्थली हो गई और शरण स्थली माना जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान को। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ें, अब पढ़ेंगे अपने राज्य वृक्ष को। और आप सभी जानते हो राज्य वृक्ष कौन सा है? अच्छा, गोडावण किस जिले का शुभंकर है? कोई बता सकता है? गोडावण कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। गोडावण जो है वो शुभंकर कहाँ का है? जैसलमेर। अब वो तो गए जीव, तो अब आएगा राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष की अगर अपने बात करें तो आप सभी जानते हो, नाम भी सुना है आपने। बोलो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा है? देखो खेजड़ी से क्या क्या प्रश्न आएंगे मेरे भाई। पहला प्रश्न तो यही है कि खेजड़ी को दर्जा कब मिला? खेजड़ी को दर्जा कब मिला? दर्जे की बात है तो उनको दोनों को दर्जा मिला था 81 में। वो 2 पढ़ लिए तो 2 जोड़ो 83। अब वृक्षों वगैरह की, फूल वगैरह की बातें ना, पेड़ पौधों की, वो 83 में कर देना। तो बताओ राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 1980 मत कर देना, 81 करना है। वो वाला तो कौन सा राज्य है? पशु पक्षी वाला। और राज्य वृक्ष पूछे तो 1983। ठीक है गुरुजी, ये नाम याद हो गया। अब प्रश्न ये आएगा कि बोलो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गुरुजी खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम सिंपल है, प्रोसेपिस सिनेरिया। प्रोसेपिस सिनेरिया। प्रोसेपिस सिनेरिया किसका नाम है भाई? खेजड़ी का। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब खेजड़ी के सबसे पहले देखो उपनाम। उपनाम, इसे कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष, सॉरी रेगिस्तान का। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। अच्छा, अगर एग्जामिनर ये पूछे कि बताओ कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है? कौन सा मेला? कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष जो मेला है वो लगता है मांगलियावास में। और मांगलियावास राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, ये तो लगता है कल्प वृक्ष मेला। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का गौरव वृक्ष, या इसे राजस्थान का गौरव वृक्ष भी कहते सकते हो। गुरुजी राजस्थान की गौरव 3 चीजें हैं। एक तो वृक्ष हो गया, एक राजस्थान का गौरव जिला भी पूछा जाता है, और एक राजस्थान का गौरव किला भी पूछा जाता है। तो इन दोनों में एक ही उत्तर रखना आप, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव किला किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का गौरव जिला भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आप ये बताओ कि राजस्थान का गौरव वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो रेगिस्तान को मैं थार कह सकता हूं, तो थार का कल्प वृक्ष भी हो गया। इसके बाद इसे जांटी नाम से भी जानते हैं। किस भाषा में कहते हैं जांटी? पंजाबी में जांटी वृक्ष। किस भाषा में बोलते हैं? पंजाबी में, पंजाबी भाषा में। इसे समी वृक्ष भी कहा जाता है। साई घास वगैरह बहुत नाम है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो वृक्ष में पढ़ेंगे तो सही रहेगा। अभी इसको थोड़ा सा यार उपनामों को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब और देखो ध्यान से, खेजड़ी के अंदर और क्या क्या पढ़नी है। तो देखो खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ मिलेंगे? तो खेजड़ी के सर्वाधिक कहां पर है वृक्ष? अरे जोधपुर मत कर देना, नागौर। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर। खेजड़ी के प्राचीन वृक्ष, खेजड़ी के
प्राचीन वृक्ष वो मिलेंगे मांगलियावास में। मांगलियावास, और मांगलियावास जो है वो कहाँ पर है, जहाँ पर कौन सा मेला बढ़ता है, क्लिप वृक्ष मेला। क्लिप वृक्ष मेला जो है वो मांगलियावास के अंदर ही बढ़ता है। अच्छा, अगर अपने बात करें जो खेजड़ी है, इस खेजड़ी की पूजा भी होती है क्या? क्या होती है? पूजा। और खेजड़ी का मेला भी लगता है खेजड़ी वृक्ष का। अरे खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी होती है और खेजड़ी वृक्ष का क्या लगता है? मेला। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा होती है, क्या होती है? पूजा। वो होती है विजयदशमी के दिन। कब होती है? विजयदशमी। कब आती है? आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी, जिस दिन क्या बनाया जाता है? दशहरा। और एक बताया जाता है कि इस दिन लीलटास पक्षी होता है, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास रचना है कन्हैयालाल सेठिया की, याद रखना। तो विजयदशमी के दिन इसकी क्या होती है? पूजा। मेला, मेले की अगर बात करें तो वो लगता है खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली ग्राम के अंदर जो मेला बढ़ता है, खेजड़ली ग्राम कहाँ है वैसे? वेरी गुड, ये जोधपुर के अंदर है। खेजड़ली ग्राम में मेला लगता है, तो याद रखना विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव, जोधपुर। कौन सा मेला लगता है? ये खेजड़ी वृक्ष मेला। अच्छा, वृक्ष मेला जो है ये लगता कब? भादुए में। तो क्या पढ़ेंगे? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। वो आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है, ये कौन सी दशमी को लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। सिंपल सी बात है, थोड़ा याद करो नीचे वाले 3 चीजों को। ठीक है, तो देखो ये तो तुम्हें याद है, यहां तक आगे देखो। सर्वाधिक वृक्ष कहाँ है? नागौर में। प्राचीन वृक्ष कहाँ मिलेंगे? मांगलियावास अजमेर में। खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो विजयदशमी के दिन होती है, और मेला खेजड़ली ग्राम जोधपुर में लगता है। पूजा जो होती है विजयदशमी कब आती है? आश्विन शुक्ल दशमी को। और खेजड़ी ग्राम जो है वो भाद्रपद शुक्ल, मेला जो है, देखो याद रखो, रामदेव जी को मेड़ो कद भरे भादुओं में। देखो कोई ऐसी चीज़ याद रखोगे तो लंबे टाइम तक दिमाग में रहेंगी। मेरे को पहले याद नहीं होता था ये दोनों, पूजा कब करें और मेले कब कराएं। तो याद कैसे रखा? देखो पूजा होगी जिस दिन रावण कांत होगा, यानी रावण कांत हुआ था। और मेला, देखो मेला मूला भादुओं में भरे सारों ज़्यादा। गोगा जी को मेड़ो, तेजा जी को मेड़ो, और थे देखो तो रामदेव जी का मेला। लगभग सबसे बड़ा महीना हिंदुओं का भाद्रपद, तो सबसे बड़ा जो है त्यौहार वो भाद्रपद में ही आते हैं ज़्यादा। तो याद रखना ये कि मेला भी सबसे अधिक आएंगे भाद्रपद में, याद होगी, सिंपल सी बात है। और जो पूजा होगी वो कब होगी? विजयदशमी को, दशहरे वाले दिन। इतना याद हुआ? अरे हाँ या ना? ये सुनने से चाय पी के आते हो ना, बढ़िया। हाँ चलो भाई आगे देखो। इसके बाद अगर आगे बात करें अपने, तो ये जो खेजड़ी है इस पे डाक टिकट भी जारी है। खेजड़ी पे क्या जारी है? डाक टिकट। गुरु जी डाक टिकट क्या होता है? आज दिखाई दो, पक्का दिखा दूं? बंदे आ रे बंदे आ। तुम्हें दिख तो जाएगा क्या? ये रहा, ये रहा 60 पैसे का डाक टिकट जारी है, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। खेजड़ी पे कितने का डाक टिकट जारी है? अभी देखो इधर एक चीज़ लिखी हुई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बढ़िया। कितना लिखा हुआ है? अरे चल ले रहा है, कितने का है? 60 पैसे का। ये छोटा सा लिखा हुआ है 1988। खेजड़ी पे डाक टिकट जारी हुआ था 5 जून 1900। गुरुजी 5 जून ने क्यों किया? 5 जून इसलिए किया गया क्योंकि 5 जून को एक दिवस आता है पर्यावरण दिवस, इसलिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, गुरु जम्बेश्वर जी की ये लाइन है, ठीक है। तो ये अपना खेजड़ी, और खेजड़ी वृक्ष पे कितने का डाक टिकट जारी किया गया? 60 पैसे का। बनी ठनी पे 20 पैसे का डाक टिकट जारी है। तो ये होते हैं डाक टिकट, इसके नाम से ऐसे ना। कबीर जी पे भी 1 रुपये का डाक टिकट जारी है। राजस्थान की कौन सी इमारत है जिसपे डाक टिकट जारी है 1 रुपये का?
विजय स्तंभ पर भी 1 रुपये का 15 अगस्त 1949 में जारी किया गया था। तो ये होते हैं डाक टिकट। आज दिख गए ना क्या होते हैं। ये इसमें कुछ कहानी भी लिखी है, वो मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा रहा था, अब बात चली गई तो देख ही लो। खेजड़ी वृक्ष तो देखा हुआ है ना। अरे खेजड़ी वृक्ष को अपने किस भाषा में बोलते हैं, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बबुल, बबुल तो की करो है, खेजड़ी बोला नहीं, खेजड़ी, खेजड़ी गांव गांव, खेजड़ी गांव गांव गोगा जी, ये होता है खेजड़ी का वृक्ष। देख लिया? ओ अंधा कानून, इधर देख, दिख गया खेजड़ी का वृक्ष। अब मैं साफ कर दूं इसको। के सांगरी लगेगा, खोखा सुक्का उठ, वो ना अपने ये करेंगे। अरे ऐसे करेंगे, अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के वन, वहाँ पढ़ाएंगे बढ़िया तरह से, टेंशन मतलब। अभी तो थोड़ा वैसे ही मैं थोड़ी सी खींच रहा हूँ बात, टाइम पूरा कर रहा हूँ तुम्हारा, इसलिए बात मानो तुम। अरे क्लास का 5 जून 1988 में डाक टिकट कब जारी हुआ? बोलो कितने का? 60 पैसे का। ये जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम। अब 60 पैसे का डाक टिकट जारी है किस वृक्ष पे? खेजड़ी पे। अच्छा, 5 जून को एक दिवस भी बनाया जाता है। 5 जून को कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। गलत लिखा है, सही है पर्यावरण। कूट कूट के मार दो, बकवास करी ज़्यादा, एकदम सही है ये। हाँ ठीक है, तो पर्यावरण मैं जानबूझ के लिखा है ये पर्यावरण। ऐसा ही वाले देख रहे हैं तो समझ जाएंगे। परि प्लस आवरण किसी संधि है? कमेंट में बताइए। व्यंजन संधि। था मारो व्यंजन, परि प्लस आवरण व्यंजन है, हैं? होगी रे होगी। कौन पढ़ाओ हिंदी थाने? अरे हिंदी पढ़ाओ कौन था, नहीं होता? किसो मास्टर है हिंदी पढ़ाना? वो मास्टर ने वीडियो ना दिखा दियो, मेरी बिचर जाओ। एक संधि है यादी। कौन संधि है? अयादी। अयादी में ये बताया जाता है कि यह व रे से पहले कोई भी आधा अक्षर आए। पहले तो ये हिंट पकड़ो तुम, यह व रे से पहले कोई भी आधा अक्षर आए, जिंदगी में याद रखना। यह व रे से पहले कोई भी आधा अक्षर आए, वो संधि कौन सी होगी? पहचान कैसे करें? अयादी संधि की पहचान एक ही है, आया आया आ रहा ना, यह है, तो यह व रे से पहले कोई आधा अक्षर आए। ठीक है। अच्छा, तो देखो, अब यह से पहले कोई आधा अक्षर आएगा वो ई हो जाएगा, वैसे पहले कोई आधा अक्षर आएगा वो क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो यह से पहले आधा अक्षर क्या है? रे में आया, तो इसका क्या हो जाएगा? यह से पहले कोई आधा अक्षर आया तो इसका हो जाएगा ई, तो क्या बढ़ेगा? परी। और इसमें एस मान स्वर है, क्या है? आ, तो आ व रण है, परी प्लस बीच में यही थे, हिंदी बिना छिड़ा करो, पर्यावरण। ठीक है, सिंपल है। तो विश्व अगर आगे बात करा तो सुनो ध्यान। अरे ये संधि जो है ना, यण संधि है। अयादी में तो अब वो आते हैं, तो ऐसे ही तरीके से सॉरी मन्ना और बुला देती। हाँ फिर मैं हाँ किसको पढ़ावा रहा था ना हिंदी और मास्टर? संजय। संजय कौन संधि है? अयादी है। संजय आए आ रहा है ना, तो अयादी संधि में आए आए आओ आव ये आएगा, और बीच में ही छुड़वा लियो काम। यण संधि होगी, देखो यह को पकड़ो, यह वह रह से पहले कोई आधा अक्षर ये होता है ना। मत चेक करो भी अमन तो अभी थाने ध्यान है कौन ऐसा ही की तैयारी कर रहे हो? ऐसा ही में हिंदी का लेवल अच्छा होता है। बस तुम हिंदी के अंदर अगर अच्छे नंबर चाहते हो तो एक ही बात बार बार बता रहा हूं मैं तुम्हें, राघव प्रकाश को रट दो। राघव प्रकाश अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आप ये मानो कि हिंदी के अंदर एसआई के अंदर आप 95% अंक प्राप्त कर लोगे, केवल हिंदी के अंदर। बस इसका एक एक अक्षर रट दो, एक एक अक्षर। 200 नंबर का आता है मैटर। 100 इंग्लिश के? इंग्लिश तो आती नहीं है इसमें। थानेदार तक इंग्लिश आती नहीं है, तो थानेदार बनो भाई, मौका है। इंग्लिश जिसकी कमज़ोर है। चलो भाई देखो, अब आगे बात करें खेजड़ी की। तो खेजड़ी पे डाक टिकट जारी हुआ था 5 जून 1988 में। बोलो कितने का? 60 पैसे का। अगर प्रश्न ये पूछा जाए खेजड़ी दिवस कब आता है, तो खेजड़ी
दिवस की बात करें तो 12 सितंबर कब आता है? 12 सितंबर। और एक कहानी और बोली जाती है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी। तो याद रखना झुंझार जी, बोलो झुंझार जी व गोगा जी के थान जो होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ये प्रश्न पटवारी भर्ती में आया था। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो झुंझार जी और गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई। तो ये था किसके बारे में जानकारी? खेजड़ी वृक्ष के बारे में जानकारी। खेजड़ी गांव में घटना हुई थी ना वो 1723 वाली, अभी वो कहानी पूरी नहीं बताएंगे, सीधा इतना लिख लेना है। खेजड़ी ग्राम, खेजड़ी ग्राम कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। खेजड़ी ग्राम कहाँ पर है? जोधपुर। यहाँ पर 1730 में एक घटना हुई थी और उस टाइम ये जोधपुर का जो राजा था वो कौन था? अभय सिंह। तो अभय सिंह के नेतृत्व में जब ये घटना घटित हुई थी तो यहाँ पर खेजड़ी ग्राम में जो बलिदान दिया था वो किसने दिया था? अमृता देवी ने। अमृता देवी बिश्नोई ने यहाँ पर बलिदान दिया था। अमृता देवी बिश्नोई के पति का नाम क्या था? रामोजी बिश्नोई। क्या नाम था? रामोजी बिश्नोई। तो इनका यहाँ पर बलिदान दिया गया था। क्या दिया गया था? बलिदान। अच्छा, एक पुरस्कार और दिया जाता है, बोलो कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखना अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1900। अच्छा, अमृता देवी पुरस्कार सबसे पहला दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। गंगाराम, ये राजस्थान पुलिस में थे, कांस्टेबल के पद के ऊपर। गंगाराम बिश्नोई को राजस्थान के अंदर पहला अमृता देवी पुरस्कार जो है वो दिया गया था। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो ये हो गई खेजड़ी। अरे ये, अच्छा ये और याद रखो ये जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी वनों की रक्षा के संदर्भ में, वनों की रक्षा के संबंध में। अच्छा, 3-4 पुरस्कार है राजस्थान के। आज की क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं ये बताकर, क्योंकि बाकी कल पढ़ेंगे, फिर आगे अब इतिहास की क्लास है तुम्हारी। राजस्थान में खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है प्रताप। प्रताप पुरस्कार किस में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। और अगर बात करें सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? हाकिम खां। हाकिम खां जो पुरस्कार है वो सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। भामाशाह पुरस्कार दान दाताओं की श्रेणी में, दान दाता की श्रेणी में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? भामाशाह पुरस्कार। अच्छा, एक पुरस्कार हो रहा भारत का फेमस अर्जुन पुरस्कार, है ना? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में। ये प्रश्न भी तुम याद रखना। अब बात चाली की तो मेरे फिर रे होने बात, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न आ जाएगा, फिर गलत नहीं होना चाहिए। अब तुम पता क्या लिखो बात, बस ये इतनी करें, फिर कल पढ़े बाकी। क्या पढ़ो? एक तो होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म श्री। इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत भी कब होती है? 1954 में। कब हुई थी? अगर तुम्हें मान लो अर्जुन पुरस्कार से नवाज दिया, उसके बाद तुम नाम क्या लगा सकते हो? ऐसे अर्जुन पुरस्कार मिस्टर कन्हैयालाल, कूट कूट के मार दे सरकार, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का लगा नहीं सकते। लेकिन कोई शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई जैसे आप PhD किया आपने तो डॉक्टर लगा लोगे आपके नाम के आगे। और ऐसे देखें तो कोई आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट वगैरह गवर्नर के पद पे गए तो आप क्या लगाओगे? लेफ्टिनेंट फलाना सिंह, है ना? तो वो चीज़ें वहाँ लगा सकते हो। लेकिन तुम्हें मान लो मैं यहाँ पेन दे दूँ तो तुम पेन लगा के दो आगे अपने, तो वैसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। आज हमने अच्छा पढ़ा। आज कल भी राज्य वाली चीज़ें सल्ट जाएंगी, मान के चलना। कल ये सल्टा देंगे और एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए
जय हिंद। और जय भारत बोला करो सागे। एक देश का नाम आता है सुबह सुबह जुबान के ऊपर, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं जय हिंद बोलूँ तो तुम जय भारत बोला करो। जय हिंद। ठीक है।